हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 की लास्ट इकाई जो है इकाई 12, ठीक है, उसका नाम है भूषण का काव्य, इसको कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद ये जो बुक है आपकी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इस यूनिट के बाद आपको इस बुक का ना गेस्ट पेपर भी मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जो इसमें आपके एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनके आंसर सब मिलेगा और साथ ही में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो भी, ठीक है। और आप अगर उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे ना तो वो इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए कि आप बस उन क्वेश्चन को कर लोगे ना तो आप पूरा पेपर अच्छे से देके आ सकते हो। उसके एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, मैं वो सभी आपको बताऊंगी और वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है भूषण का काव्य। तो पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। तो जो कवि भूषण जो है, ठीक है, वो रीतिकाल के ना प्रमुख और विशिष्ट कवि जो थे वो माने जाते हैं। विशेषकर अगर हम बात करें तो वो ना वीर रस और प्रशस्त काव्य के क्षेत्र में उनका जो योगदान था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, अद्वितीय था, ठीक है। और रीतिकाल कविता में ना जहाँ पर हमें श्रृंगारिकता और दरबारी संस्कृति का जो बोलबाला है वो देखने को मिलता था, वहीं पर अगर हम बात करें भूषण की तो भूषण ने ना वीर रस से ओजस्वी परंपरा को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया और उससे संबंधित हमें जो रचनाएं हैं वो भी उनकी देखने को मिलती हैं। उनकी जो कविताएं थी उनमें ना हमें छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल जैसे जो वीर नायक थे उनकी प्रशस्ति, ओज, आवेग और गंभीर उद्दात के साथ जो है वर्णन है वो हमें उनका देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो उन पर भी ना दरबारी संस्कृति का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है, किंतु उनका जो काव्य है वो केवल प्रशस्ति तक जो सीमित नहीं रहता है, बल्कि उनका जो काव्य है वो सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं की सजीव अभिव्यक्ति भी करता है, ठीक है। भूषण का जो काव्य है ना वो ओजस्विता, काव्यात्मक गरिमा और प्रेरक वीरता का सशक्त उदाहरण रहा है, ठीक है। ये प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट जो है वो है जीवन परिचय। तो इसमें हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो भूषण जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे और इनका जो जन्म था त्रिविक्रमपुर या तिकवामपुर में लगभग हुआ था 1614 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये भी पुष्टि नहीं है इसकी, इसमें भी माना जाता है कि इस समय में उनका जो जन्म है वो हुआ था। अब वे ना कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम जो था वो रत्नाकर या हम कहें रतिनाथ था, ठीक है। भूषण को ना भूषण की उपाधि जो थी वो चित्रकूट के जो नरेश थे, जो राजा थे, उनके द्वारा दी गई थी, जैसा कि स्वयं जो है कवि ने भी लिखा है, ठीक है। जो भूषण है उन्होंने खुद भी अपनी एक किसी रचना में एक पद में या हम कहें दोहे में इस बारे में उल्लेख किया है कि उनको जो भूषण की उपाधि है वो चित्रकूट के एक जो राजा है उन्होंने, उन चित्रकूट के जो नरेश थे उन्होंने इसकी उपाधि उन्हें दी थी, ठीक है। अब कुछ विद्वान उन्हें ना कवि मतीराम और चिंतामणि का भी जो है भाई मानते हैं। उनके जीवन से जुड़ी ना अनेक जनश्रुतियाँ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि सुनाई देती हैं, सुनने को मिलती हैं अगर हम कहें तो, ठीक है, ये ज़्यादा उचित होगा बोलना। जनश्रुतियाँ जो है सुनने में आती हैं, जिनमें प्रमुख कथा जो है उनके घर त्याग और दक्षिण यात्रा की है, ठीक है। उन्होंने घर त्याग दिया और दक्षिण की तरफ यात्रा की। अब जहाँ उनकी भेंट जो थी वो छत्रपति शिवाजी से होती है और शिवाजी द्वारा जो है उनकी कविताओं से प्रसन्न होकर उन्हें 52 हाथी और 52 गांव पुरस्कार में दिए गए थे, ठीक है। अब ये किंवदंती प्रसिद्ध है एक, ठीक है, ये भी एक जनश्रुति जो है वो प्रसिद्ध है। और उन्होंने संवत 1730 में शिवराज भूषण की रचना की थी। भूषण ने बाद में छत्रसाल और अन्य राजाओं के दरबारों में भी आश्रय लिया। उनका जो जीवन था वो देश भ्रमण में व्यतीत हुआ था और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1707 से 1730 ईस्वी के बीच उनकी जो मृत्यु का है वो मानी जाती है कि उनका निधन इस समय में हुआ था। अब उनका जो काव्य है वो अनुभव और दरबारी यात्राओं से समृद्ध हुआ था, ठीक है, जो उनकी रचनाओं से भी परिलक्षित होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है भूषण की रचनाएं। तो भूषण की एकमात्र प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ रचना है शिवभूषण या हम कहें शिवराज भूषण है, जिसका रचना काल संवत 1730 ईस्वी माना जाता है। सॉरी, ईस्वी नहीं कहेंगे, संवत 1730 माना जाता है, ठीक है। इसकी पुष्टि जो है शिवभूषण की जो एक प्रति है उसमें लिखे दोहे से होती है हमें, ठीक है। यह ग्रंथ जो था ना वो छत्रपति शिवाजी की वीरता और उदात्तता का प्रशस्ति गान है, जिसकी रचना जो है वो स्वयं भूषण ने की थी, शिवाजी के दरबार में ही की थी, ठीक है। इस कृति की शुरुआत जो है वो गणेश वंदना से होती है, भवानी स्तुति और शिवाजी के पूर्वजों के वर्णन से की जाती है। अंत में कवि ने ना काव्य रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इसे कवियों के लिए मार्गदर्शक जो ग्रंथ है वो बताया है। इसके आगे हम देखें तो अन्य कुछ जो रचनाएं हैं उनमें भी इनका जो उल्लेख है वो साहित्य इतिहास ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है और वे हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनमें शिवा बावनी जो है और छत्रसाल दशक मौलिक नामों का जो संपादक हैं उनके द्वारा संग्रहित किया गया काव्य है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं की तो मिश्र बंधुओं ने ना भूषण ग्रंथावली में स्फुट काव्य शीर्षक से
54 पदों की संग्रह प्रस्तुत किया है। 54 पदों का जो संग्रह है वो प्रस्तुत किया है। इन सभी रचनाओं में ना हमें शिवराज भूषण को सबसे अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली रचना माना गया है, जिसमें भूषण की ओजस्वी वाणी, वीर रस और काव्य कला का उत्कृष्ट स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके बाद अगला है भूषण का युग बोध और ऐतिहासिक चेतना। तो भूषण जो थे वो उत्तर मध्यकालीन कवि रहे हैं, ठीक है, और जिनका समय जो था वो मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन और मराठों के उभार का दौर था। उनकी प्रामाणिक कृति शिवराज भूषण में औरंगजेब की कटु आलोचना और छत्रपति शिवाजी की वीरता का ओजस्वी प्रशस्ति गान देखने को मिलता है। भूषण के काव्य में यथार्थ और आदर्श दोनों का संतुलित समावेश हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वे शिवाजी को आदर्श नायक और औरंगजेब को खलनायक के रूप में चित्रित करते हैं। उनके काव्य में अफजल खान वध, शिवाजी औरंगजेब भेंट और सालहेर का युद्ध जैसे जो ऐतिहासिक प्रसंग है उनका भी चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे उनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि और युग बोध स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। भूषण का जो काव्य है वो केवल वीर रस से चमत्कारिक वर्णन तक सीमित नहीं था, उसमें हमें समकालीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थ भी जो है वो देखने को, उससे भी जो समृद्ध रचनाएं है वो भी हमें देखने को मिलता है। वे बाबर और अकबर जैसे मुगल शासकों की प्रशंसा करते हैं और औरंगजेब की अनीति और धार्मिक असहिष्णुता का विरोध भी करते हैं। शिवाजी के शासन को ना आदर्श राज्य की संज्ञा देते हुए वे हिंदू जातीय चेतना के प्रवक्ता बनकर उभरते हैं। भूषण का जो काव्य है उन्हें ना केवल वीर रस का सशक्त कवि बनाता है बल्कि उन्हें इतिहासकार कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा दिलाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है रीतिकालीन काव्य परिदृश्य और भूषण का वीर काव्य। तो अगर हम बात करें भूषण के रीतिकाल की, तो भूषण रीतिकाल के उस दौर के कवि थे जहाँ काव्य का प्रमुख प्रवाह जो था वो श्रृंगार रस था, ठीक है। जैसा आपको पता होगा कि अधिकतर जो रचनाएं हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है वो श्रृंगार रस से ही ओत प्रोत जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उस काल में, रीति काल के दौरान में वो एक केवल ऐसे कवि थे जिनके काव्य में हमें ना वीर रस जो है अधिक देखने को मिलता है कंपैरिजन टू श्रृंगार रस, ठीक है। तो परंतु उन्होंने इस प्रवाह को ना तोड़ते हुए अपनी कविता को वीर रस की ओर मोड़ा था, ठीक है। रीतिकालीन काव्य परिदृश्य में जहां अधिकांश कवि जो थे वो श्रृंगारिकता और अलंकारिकता में रमे हुए थे, वहीं जो भूषण थे उन्होंने वीर रस को केंद्र में रखकर ना काव्य की रचना की और रीतिकालीन काव्य धारा में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया था। उनकी जो प्रमुख रचना थी वो शिवराज भूषण थी और उसमें है ना यद्यपि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार का जो प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है, पर उसका उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रदर्शन जो है वो केवल नहीं था, बल्कि वीर भाव को जो उभारना है, ठीक है। इस विवेचन में उनका जो प्रभाव है उनके भाई मतीराम की रचना ललित ललाम से देखा जा सकता है, ठीक है। भूषण का जो काव्य है वो वीर रस का आदर्श उदाहरण है, जिसमें रौद्र, भयानक और विभत्स रस का भी सशक्त प्रयोग देखने को मिलता है। उन्होंने वीरता, आत्म बलिदान और राष्ट्र प्रेम को अपनी कविता का केंद्र बनाकर रीतिकाल में एक नई धारा प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसके बाद अगला है रीतिकालीन वीर काव्य परिदृश्य में भूषण, ठीक है। इसके बाद आगे है रीतिकालीन वीर काव्य परिदृश्य में भूषण, ठीक है। तो रीतिकालीन वीर काव्य की परंपरा में ना भूषण का योगदान जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वीर काव्य सामान्यतः अगर हम देखें तो अपने युग के यथार्थ से जुड़ा होता था और उनके नायक भी ना युग संदर्भ में गढ़े जाते थे, ठीक है। जहाँ आदिकालीन वीर काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो या परमार रासो में ऐतिहासिकता की सीमाएं हैं, वहीं अगर हम भूषण की बात करें तो भूषण की कविता में हमें शिवाजी जैसे ऐतिहासिक नायक के माध्यम से युगीन यथार्थ का स्पष्ट चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। तो भूषण के वीर भाव की कविता ने रीतिकालीन काव्य परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। भागीरथ दीक्षित के अनुसार भूषण के प्रभाव में गोरेलाल, रतन, सदानंद, भूधर, सारंग, नाथ आदि वीर रस के कवि उभरे और राजा भगवंत राय खींची जैसे शासकों ने भी वीर रस में कविता लिखी। भूषण की कविता में हमें राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक चेतना का जो है वो गहरा भाव जो है वो देखने को मिलता है। उन्होंने औरंगजेब की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध किया और शिवाजी को हिंदू वीरता का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत भी किया। शिवाजी और औरंगजेब की भेंट प्रसंग में भूषण ने शिवाजी के आत्मसम्मान, क्रोध और प्रतिरोध को मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। उनकी कविता जो है वो वीरता, आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना की एक सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है और जो कि ना रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। इसके बाद अगला है भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना, प्रशस्ति गान और नायकत्व की परिकल्पना, ओके। तो भूषण जो है वो भूषण के ना वीर काव्य में हमें हिंदू जातीय चेतना, भूषण के वीर काव्य में हमें हिंदू जातीय चेतना, वीर नायकत्व और प्रशस्ति गान के माध्यम से ना एक उदात्त राष्ट्रीय भावना की जो स्पष्ट है झलक है वो देखने को मिलती है। यद्यपि अगर हम बात करें तो उनके समय में ना आधुनिक राष्ट्रीयता का बोध जो था वो विकसित नहीं हुआ था, तथापि उनकी जो कविताएं हैं उनमें ना हमें जो हिंदू सांस्कृतिक अस्मिता की जो चेतना है वो देखने को मिलती है। वह जो है ना वह उन्हें हिंदू संस्कृति का जातीय कवि सिद्ध करती हैं, ठीक है। शिवाजी को केंद्र में बनाकर रचित उनके काव्य में मुगल शासक औरंगजेब की नीति का विरोध और हिंदू वीरता का गौरवगान किया गया है, ठीक है।
भूषण की कविता जो थी वो प्रशस्ति गान तो है, लेकिन वह केवल दरबारी प्रशंसा नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि शिवाजी जैसे युग पुरुष के ओज, शौर्य और उदात्त का कार्यों का सच्चा चित्रण करते हैं। जहाँ रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं वो दरबार के लोभ के लिए कविता करते थे, वहीं भूषण का उद्देश्य था वीरता की प्रतिष्ठा और हिंदू चेतना का जागरण करना, ठीक है। और उन्होंने ना शिवाजी के राम, कृष्ण और नरसिंह जैसे दिव्य नायकों के गुण देखे और उन्हें मिलेच्छों के विनाश के लिए अवतारी रूप माना था। उनकी कविता में प्रशस्ति, वीरता और राष्ट्रीय चेतना का जो संगम है वो हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए भूषण को केवल वीर रस का कवि नहीं बल्कि हिंदू सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतिनिधि कवि के रूप में देखा जाना चाहिए। यद्यपि ब्रिटिश कालीन राष्ट्रीयता जैसी धारणा नहीं थी, फिर भी उनकी रचनाओं में जातीय गौरव, धार्मिक आत्मसम्मान और सांस्कृतिक आदर्शों की जो झलक है वो उन्हें ना राष्ट्र चेतना के पूर्व कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है, ठीक है। इसके बाद अगला है भूषण के काव्य की भाषा और शिल्प, ठीक है। तो सबसे पहले हम भूषण की काव्य की जो भाषा है वो देखेंगे। तो भूषण की काव्य भाषा जो है वो रीतिकालीन ब्रजभाषा की परंपरा में होते हुए भी मौलिक और विशिष्ट है, ठीक है। उन्होंने ब्रजभाषा को अपनी यायावर प्रवृत्ति और लोक अनुभव के आधार पर नया आयाम दिया था। उनकी भाषा में अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली और अरबी फारसी शब्दों का जो प्रभाव है वो काफ़ी स्पष्ट दिखाई देता है, और जिससे उनकी जो ब्रजभाषा केवल कोमल और मधुर नहीं बल्कि ओजस्वी और पौरुषपूर्ण बन गई थी। उनकी कविता में कहीं कहीं हमें पूरे छंद खड़ी बोली में प्रतीत होते हैं, और कभी कभी उन्होंने अपभ्रंश जैसी शैली में भी अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार भूषण की काव्य में बहुभाषिकता का गुण जो है वो मौजूद है, और जो उनके वीर रसात्मक विषयों को अनुकूल भी है, ठीक है। उन्होंने ना अपने काव्य नायकों शिवाजी, मराठी और छत्रसाल बुंदेली की स्थानीय भाषिक पहचान को मिलाकर एक ऐसी काव्य भाषा का निर्माण किया जो प्रभावशाली, जीवंत और अभिव्यंजक है। भूषण ने ना ब्रजभाषा को ओज, शौर्य और वीरता की धार दी थी, ठीक है, जिससे वह रीतिकाल के श्रेष्ठ काव्य भाषा सृजक माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे काव्य रूप, रस और अलंकार की। तो भूषण के काव्य का शिल्प जो है, काव्य शिल्प का जो मुख्य आधार था वो उनकी प्रमुख रचना शिवराज भूषण है, जो ऐतिहासिक नायक छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति गान पर केंद्रित है, ठीक है। इस ग्रंथ में ना उन्होंने रीतिबद्ध काव्य रूप और वीर रस की परंपरा का पालन करते हुए अलंकार प्रधान शैली भी अपनाई। यद्यपि उन्होंने लक्षण उदाहरण परंपरा का अनुसरण किया है, फिर भी अनेक स्थानों पर वे उससे बाहर निकलकर स्वाभाविक और मौलिक अलंकार योजना करते हैं, जिससे उनका जो काव्य है वो काफ़ी अधिक सजीव बनता है। भूषण के जो काव्य में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो है, भूषण के काव्य में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। उनमें उपमा, अनुप्रास और युक्तियुक्त रूपक की भरमार जो है वो है, ठीक है। भूषण के लिए वीर रस प्रधान है, विशेषकर युद्ध वीर के स्वरूप का चित्रण उनके काव्य में अत्यंत प्रभावशाली है। शिवाजी के युद्ध प्रसंगों में उन्होंने रौद्र, भयानक और उत्साह रसों का प्रभावशाली प्रयोग किया है। वहीं श्रृंगार के छंदों में भी युद्ध रूपकों के माध्यम से उन्होंने वीरता को प्रतिष्ठित किया है। उनके युद्ध वर्णन में छंदों की ध्वनात्मकता और अलंकारों की चित्रात्मकता विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो शिवाजी की युद्ध यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने नाद, गतिशीलता और पराक्रम को उपमाओं के माध्यम से अत्यंत सजीव बना दिया है। भूषण का जो काव्य शिल्प है वो इस प्रकार वीर रस के ओज, अलंकारों की सजगता और छंदों के प्रभावशाली प्रयोग के कारण विशिष्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है रीतिकाल में भूषण काव्य का महत्व, ठीक है। तो भूषण का जो काव्य है वो रीतिकालीन साहित्य में एक विशिष्ट और विरल स्थान रखता है। उनकी कविता केवल ओज और वीरता से भरपूर नहीं बल्कि उसमें जो है गहरी ऐतिहासिक और समसामयिक चेतना भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। छत्रपति शिवाजी जैसे ऐतिहासिक नायक की प्रशस्ति के माध्यम से भूषण उस युग की प्रमुख घटनाओं का साहित्यिक रूपांतरण करते हैं, जिससे उनकी कविता का दस्तावेजी महत्व भी बनता है। आचार्यत्व और श्रृंगारिकता से इतर भूषण का जो काव्य है वो वीरता, प्रतिरोध और उदात्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मुगल शासक औरंगजेब की जन विरोधी नीतियों को उन्होंने खुलकर आलोचना की, जिससे उनकी कविता में प्रतिक्रियात्मक साहस और विवेकपूर्ण प्रतिरोध का जो स्वर है वो गूंजता है। भूषण की रचनाओं में केवल युद्ध का चित्रण नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभावशाली विवरण भी हमें देखने को मिलता है। उनकी कविता में पारंपरिकता के साथ नवाचार और प्रयोग धर्मिता का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। उनके द्वारा प्रतिपादित वीर नायक शिवाजी का व्यक्तित्व जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी है, और इसी कारण भूषण की कविता भी आज के युग के राष्ट्रभाव, साहस और आत्मसम्मान की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक बन जाती है। अतः रीतिकाल में ही नहीं, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण विमर्श में भी भूषण का काव्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो इकाई 12 है वो यहाँ पर ही अपनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये सारे नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप हमसे जो नोट्स हैं या गेस्ट पेपर हैं वो ले सकते हैं। इस चैप्टर का जो गेस्ट पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी यूट्यूब पर ही, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। गेस्ट पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस वीडियो मुझे डालना है बना के, ठीक है। तो आप चाहें तो गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, अगर आप नोट्स ना लेना चाहें तो डायरेक्ट गेस्ट पेपर ले सकते हैं, जिसमें आपको
सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी देखने को मिलेंगे, साथ ही में उनके आंसर्स भी, ठीक है। और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो हैं जो रिपीट भी हुए हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा ही होगा गेस्ट पेपर अगर आप वो ले लेते हैं। और अगर आप नहीं ले सकते तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।